नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपके लिए शुरू हो चुकी है। आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी ये क्लास हमारी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, और साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ जाएं। ये क्लास जो है करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, एमआईक्यू चल रही है, जिसमें एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन होगा इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब आप वहां से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्लास में लगातार बने रहिए और आप का करंट का जितनी समस्याएं हैं जो करंट में आपको आती हैं वो सारी समस्याएं यहां से दूर कर दी जाएगी। और आपको आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग जल्द से इसमें जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से आपको देखना है कि हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो गुजरात राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी गुजरात। चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। और 5 जनवरी 2022 को, कब? 5 जनवरी 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी यानी SSIP 2.0 लॉन्च की है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? भूपेंद्र पटेल। और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी। इन लोगों ने जो है कि स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। और SSIP 2.0 को अकादमिक संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICAI 2022 में नवाचारों में स्कूली छात्रों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अब ICAI 2022 को 5 जनवरी 2022 को साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ICAI है इसका भी आयोजन 5 जनवरी 2022 को किया गया था। फिर SSIP 2.0 35 वर्ष तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है जो एक स्कूली छात्र या एक व्यावसायिक, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्र या एक पूर्व छात्र या संस्थान, विश्वविद्यालय या स्कूल से कोई ड्रॉप आउट हो, तो ऐसे लोगों को यह सहायता करता है। उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यह दिखाया जाता है। फिर देखें SSIP 2.0 के नियमों के अनुसार कक्षा 9 से 12 के लिए अवधारणा या प्रोटोटाइप नवाचार के प्रति प्रमाण के लिए अधिकतम 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो अधिकतम 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वो आर्थिक इसकी सहायता होगी जिस कारण ये अपना शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हालिया शोध के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हालिया शोध के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा? कब तक? ऑप्शन है 2024, 2026, 2030, 2050। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ये एक शोध किया है जिसके अनुसार भारत जो है 2026 तक, कब? 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बन जाएगा। तो 2026 तक ये है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA,
कि हालिया शोध के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार बनने की राह पर अग्रसर है। फिर आप देखेंगे कि भारत द्वारा 2017 से 21 के बीच इथेनॉल के उपयोग को 3 गुना बढ़ा करके अनुमानित 3 बिलियन लीटर कर दिया है। 3 बिलियन लीटर कर दिया है 2017 से 21 के बीच में। इसके साथ भारत 2026 तक चीन को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल यूजर के रूप में पछाड़ देगा। तभी जो है कि चीन है पहले स्तर पर, तो चीन को ये पछाड़ देगा। ठीक, चीन को पछाड़ दे, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल यूजर के रूप में पछाड़ देगा। और फिर 2026 तक भारत केवल अमेरिका और ब्राजील से पीछे रह जाएगा। तो अभी अमेरिका पहले नंबर पर है इसमें इथेनॉल के मामले में। तो अमेरिका अगर आप देखेंगे पहले पर है, और दूसरे पे आपको जो है ब्राजील दिख रहा है, ब्राजील दिख रहा है, और तीसरे पे आपको चीन दिख रहा है। लेकिन 2026 के बाद, लेकिन 2026 में तीसरे स्थान पर भारत आ जाएगा, और जबकि अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ब्राजील बने रहेंगे। ये रिपोर्ट ऐसा कह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग, हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो हाल ही में खबरों में रहा है अटल सुरंग, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। तो ये पूछा जा रहा है किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो अटल सुरंग है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए जानते हैं इसके बारे में और। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है। तो कितनी सुरंग लंबी है? 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और यह लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे है, स्थित है। फिर देखें कि इस सुरंग ने 2022 के पहले दिन रिकॉर्ड संख्या में वाहनों को पार करते देखा है, यानी रिकॉर्ड संख्या में इस सुरंग से लोग पार हुए हैं, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। अधिकारियों के अनुसार देखा जाए तो 1 जनवरी 2022 को कुल 7,515 वाहनों ने इस सुरंग को पार किया है। इसी दिन यानी 1 जनवरी 2022 को कितने लोगों ने? 7,515 वाहनों ने इस सुरंग को पार किया है, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना है। तो ये जो है कि पहले दिन रिकॉर्ड संख्या में वाहनों को पार करते देखा गया इस पे। अब यह 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन के बाद अब तक की सबसे अधिक संख्या है। 3 अक्टूबर 2020 में अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ था। अब उसके बाद अब देखा जाए तो 1 जनवरी 2022 को इतनी बड़ी संख्या में सुरंग को लोग पार किए हैं, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, हाल ही में सुर्खियों में रही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी किस राज्य में स्थित है? पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए देखते हैं इसके बारे में और। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यानी IGRUA की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। फुर्सतगंज एयरपोर्ट में, गंज एयरपोर्ट में की गई थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। IGRUA एक स्वायत्त निकाय है और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक शासी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक शासी परिषद द्वारा इसको शासित किया जाता है। और 2021 के दौरान IGRUA ने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 15,000 उड़ान के मुकाबले 19,000 घंटे की उड़ान दर्ज की है। तो 19,000 घंटे की उड़ान दर्ज की है, जिस कारण ये जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ये कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही ब्लू बुक, हाल ही में खबरों में रही ब्लू बुक किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है?
खबरों में रही ब्लू बुक किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है? ऑप्शन है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इंटेलिजेंट ब्यूरो, सीबीआई या रा। तो हाल ही में आप देखेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा पंजाब में रही है और पंजाब में यात्रा के दौरान वो जो है कि वापस चले आए, यात्रा सफल नहीं हुई है। तो वहां पर आप देखेंगे उनकी सुरक्षा के लिए जो लगे हुए हैं वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप लगा है, यानी एसपीजी जो है उनकी लगा होता है सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो ब्लू बुक है ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के संस्थान का ही एक मैनुअल है। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी। देखते हैं इसके बारे में और। ब्लू बुक विशेष सुरक्षा समूह यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का मैनुअल का एक नाम है। यह विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। तो एसपीजी जो है भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा करता है। चलिए देखते हैं 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, मणिपुर या दिल्ली। तो हाल ही में जो है दिल्ली ने जो है तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी यानी दिल्ली। चलिए देखते हैं इसके बारे में और। दिल्ली विधानसभा ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया है। तो किसमें प्रदान किया है? दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया है। तो ये दिल्ली इसका सही उत्तर दिख रहा है। 5 सिख तख्त हैं, पंजाब में 3 हैं और महाराष्ट्र और बिहार में 1-1 हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना। तो आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है 2021 आप देखेंगे तो इसको कोरोना के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। तो ये रद्द हो गया था। फिर 2022 में जो है कि इसका आयोजन जनवरी महीने में ही हरियाणा में किया जा रहा है। तो इसका 2022 में जो आयोजन किया जा रहा है ये हरियाणा में किया जा रहा है जनवरी महीने में। अब ये चूंकि ये 2023 पूछ रहा है तो इसका 2023 का जो आयोजन होगा ये मध्य प्रदेश में होगा। कहां पे किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा जो है बी ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो 2021 वाला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था ये रद्द हो गया। 2022 में जनवरी में हरियाणा में होगा और 2023 में कहां होगा? मध्य प्रदेश में होगा। तो इसका सही जो उत्तर हो रहा है बी हो रहा है। चलिए खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी और 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था, जबकि 2022 में इसे जनवरी में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल में खेलों की मेजबानी करने की मंजूरी दी है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में करीब 25 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। कितने? 25 इवेंट करीब में आयोजित किए जाएंगे और इसमें देखेंगे योग, मलखब, थांगता, कलारिया पट्टू और गतका जैसे 5 पारंपरिक खेल भी इसमें शामिल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां को क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है किस देश ने? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में जो है कि उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सी होगा। उत्तर कोरिया समय समय पर ऐसा करता रहता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल इसने दागी है, जिसका अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और जापान इन दोनों ने आलोचना किया है।
इन दोनों ने आलोचना किया है उत्तर कोरिया के, आपने क्यों ऐसा किया है? तो इसका जो सही उत्तर दिख रहा है आपको ये सी है, यानी उत्तर कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा है। देखते 5 जनवरी 2022 को, कब? 5 जनवरी 2022 को उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी जिसने सफलतापूर्वक एक लक्ष्य को नष्ट किया। जिसके लिए दागी गई थी वो सफल रही है उसमें। फिर उत्तर कोरिया ने पहली बार सितंबर 2020 में, कब? पहली बार सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और इसके बाद सितंबर 2021 के बाद यह पहला लॉन्च है। तो सितंबर 2021 के बाद यह पहला, इसका जो दिख रहा है 2022 में पहला है। और इस प्रशिक्षण की जो है परीक्षण की अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की सरकारों ने आलोचना किया है। इन देशों ने उसको आलोचना भी किया हुआ है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित डिजिटल युआन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल युआन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है यह चीन की डिजिटल मुद्रा है। दूसरा है यह एक क्रिप्टो करेंसी है। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? सत्य कथन आपको पहचानना है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ये जो डिजिटल युआन है यह चीन की डिजिटल मुद्रा है। किसकी है? चीन की डिजिटल मुद्रा है। तो ये जो हमारा कथन है पहला, ये सत्य है। अब ये जो डिजिटल युआन है ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो ये जो है कि आपको दूसरा जो कथन दिया हुआ है ये कथन असत्य दिख रहा है, यानी इसमें दिया है यह एक क्रिप्टो करेंसी है, जबकि डिजिटल युआन जो है यह क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो इसमें सही उत्तर आपको सत्य कथन पहचानने कह रहा है। तो इसका जो सही कथन उत्तर होगा वो होगा ए, यानी केवल एक इसका सही है। देखते हैं व्याख्या। डिजिटल युआन चीन की डिजिटल मुद्रा है। पहला आपको कथन समझ में आ जा रहा है। इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था और तब से यह काम कर रहा है। तो 2014 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। और डिजिटल युआन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसमें इसे सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और चीन सरकार की शीतकालीन ओलंपिक 2022 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्रा को लॉन्च करने की योजना है। और यह फिएट मुद्रा यानी कागज मुद्रा के मूल्य के बराबर है। और डिजिटल युआन वॉलेट ऐप को पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल युआन वॉलेट भी लॉन्च किया गया है, वॉलेट ऐप भी लॉन्च किया गया। अब ये कब लॉन्च किया गया? पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया। अब ऐप का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या बढ़कर के 10 मिलियन हो गई है। इस समय 10 मिलियन इसके यूजर्स हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित ई बाइक टैक्सी योजना, ई बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की योजना है? हाल ही में चर्चित ई बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की योजना है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये जो है कि कर्नाटक की योजना है। किसकी? कर्नाटक की योजना है। तो 20 का सही उत्तर होगा। देखते हैं। ई बाइक टैक्सी योजना को हाल ही में एक आवेदन मिला है और इस योजना शुरू होने के 6 महीने बाद यह पहला आवेदन है। तो यह योजना शुरू जब हुई उसके 6 महीने बाद इसके लिए पहला आवेदन मिला है, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। अब यह योजना कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? जुलाई 2021 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब यह योजना व्यक्तिगत फर्मों और निजी खिलाड़ियों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देती है। यूजर्स 10 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक बाइक का लाभ उठा सकता है। तय की गई दूरी को मापने के लिए एक ओडोमीटर लगाया गया है इसमें। अब इस योजना के तहत किराए 2 स्लैब में आते हैं। पहले 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए और 10 किलोमीटर तक 50 रुपए किराया तय किया गया है। तो इस तरह से आज के हमारे ये क्लास का रहें और आप इसमें बने रहें। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करते रहें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन बना रहे। और आप इसको आप PDF रखते जाइएगा, ताकि आपका आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ करके आप अपने लक्ष्य को सफल हों, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।